नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में दीदी गैंग की खूनी साजिश का पर्दाफाश। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने किया हिंसा वाले क्षेत्रों का दौरा, ममता को लगी मिर्ची। वैक्सीन पर नई गाइडलाइन पर सियासी घमासान। पैनल ने 2 डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का किया फर्क, तो विपक्षियों ने काटा बवाल। केजरीवाल के करीबी नवनीत कालरा को बड़ा झटका। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी के केस में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पूर्व कमिश्नर के पीछे लगाई सीआईडी। सरकार पर वसूली गैंग चलाने का लगाया था आरोप, अब सीआईडी के सवालों में फंसे। सऊदी अरब ने कंगाल पाकिस्तान को भेजी चावल की बोरियां। इमरान खान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, कहा ये मदद नहीं खैरात है। पहली खबर बंगाल से। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित कूच बिहार का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि संविधान की रक्षा और बचाव करना उनका कर्तव्य है, लेकिन राज्यपाल के इस दौरे से ममता भड़क गईं। ममता बनर्जी ने इस दौरे को नियमों का उल्लंघन करार दिया और कहा कि राज्यपाल अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है राज्यपाल के दौरे से? ऐसा लगता है कि उनकी पोल खुल के सामने आ जाएगी? बिल्कुल पोल खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने वहां के हाई कोर्ट में यह हलफनामा दिया है कि कोई हिंसा हुई नहीं है। वो तो पूरी तरह से डिनाई कर चुकी है। और अब धनखड़ साहब उन इलाकों में जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं जिनके साथ हिंसा हुई, जिनके घरों को जलाया गया। कूच बिहार के वही उस जगह पे वहां पे गए जहां पे 2 बीजेपी की कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक तो पोलिंग के दिन उसकी हत्या हुई थी, वो 18 साल का नौजवान था, पहली बार वोट देने के लिए वो गया था, लेकिन तृणमूल के गुंडों ने गोली मार दी। अब एक तो धनखड़ साहब की वजह से, दूसरी प्रॉब्लम ममता बनर्जी की ये है कि जो केंद्र में जो SC/ST कमीशन है, उनके जो चेयरपर्सन हैं, वो भी वहाँ जाकर के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। वो पूर्वी बर्धमान और दक्षिण 24 परगना वो जा रहे हैं। वो कहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ जो हिंसा हुई है वो दलितों के खिलाफ तृणमूल के गुंडों ने पूरा बवाल मचाया है। अब ये लोग वहाँ जाएंगे, फिर वो रिपोर्ट तैयार होगी। वुमेन कमीशन ऑलरेडी एक्शन में है। एक केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय की टीम भी वहाँ पे है। तो एक आपने हाईकोर्ट के अंदर झूठ बोला और अब इतने सारे संवैधानिक एजेंसियां वो रिपोर्ट आपके खिलाफ देगी, तो ये तो पूरी तरीके से वो इनकी झूठ जो है पोल पट्टी खुल जाएगी, झूठ पकड़ा जाएगा। और ये मसला यहाँ पे इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि एक तो हाई कोर्ट में उन्होंने झूठ कहा और दूसरा ये मसला राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी का है, जिसका हनन बंगाल के अंदर हो रहा है। ये मामला आप कलकत्ता के हाई कोर्ट के जरिए तो कुछ करवा सकते हैं, लेकिन ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और यही वो ग्राउंड बनेगा कि जिसके आधार पे मोदी सरकार बंगाल के अंदर आर्टिकल 356 मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कराने के लायक बन पाएगी। जी डॉक्टर साहब, अब खबर वैक्सीनेशन पर। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीन को बड़ा हथियार माना जा रहा है और देश में तेजी से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। इस बीच सरकार के पैनल ने वैक्सीनेशन को लेकर कई सिफारिशें की हैं, जिसमें कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर 12 से 16 हफ्ते बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही कोरोना से ठीक हुए लोगों ने अपील की है कि वो 6 महीने बाद ही कोरोना वैक्सीन लगवाएं, लेकिन विपक्ष को इस बात से भी आपत्ति है। सोनिया गांधी समेत 12 प्रमुख विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीएम को चिट्ठी लिखकर वही सुझाव दिए हैं जो पहले से अमल में है। डॉक्टर साहब, विपक्षी पार्टियों को कुछ समझ में भी आता है या बस जो मन आया बोल ही देते हैं? नहीं, पूरा समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति करते हैं।
मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, मोदी सरकार को चुनाव में हराना चाहते हैं, मोदी सरकार के को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ये बात अलग है कि वो झूठ और फरेब और अफवाह की राजनीति करने में विश्वास करते हैं। अब ये मसला कि ये 6 वीक के बाद लगे, 8 वीक के बाद लगे, 12 वीक के बाद लगे, 16 वीक के बाद लगे, ये जो वैक्सीन का जो दूसरा जो डोज लगता है वो तय कौन करेगा? ये तय राहुल गांधी तो नहीं करेंगे, ये तय विपक्ष के नेता तो नहीं करेंगे, और ये तय गृह मंत्री भी नहीं करेंगे, ना ही प्रधानमंत्री करेंगे। इसके लिए तय करने वाली एक टीम होती है, वो उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें साइंटिस्ट होते हैं, उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो वैक्सीन बनाने वाले लोग होते हैं। अब उन्होंने ये रिकमेंड किया, तो रिकमेंडेशन का आधार ये है कि कोविशील्ड में ये देखा गया कि अगर आप 4 वीक के बाद लगाते हैं तो वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी आपको नहीं प्रदान करता। अगर आप 6 से 8 वीक के बाद लगाते हैं तो तब भी आप 60 to 65% ही आप श्योर हो सकते हैं। लेकिन जो नई जानकारी आ रही है, जो एक्सपेरिमेंट जो लगातार चल रहा है, उससे ये मालूम चलता है कि 12 से 16 सप्ताह के बाद अगर आप लगाते हैं तो 95% तक आप कवर हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि पहला जैब लगने के बाद, पहला खेप लगाने के बाद आपको इतनी सिक्योरिटी मिल जाती है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। कोरोना अगर होता भी है, वायरस के चपेट में अगर आप आते भी हैं तो आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको आईसीयू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब ये कि जानलेवा आपके लिए नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप 3 महीने 4 महीने में अगर आप लगाते हैं तो आप पूरी तरीके से 95% का मतलब आप पूरी तरीके से आप उससे फ्री हो जाते हैं। अब दिक्कत क्या है विपक्ष की कि इनको ये लग रहा है कि अगर 3 या 4 महीने के बाद सेकेंड डोज लगेगा तब तो वैक्सीन की क्राइसिस ही नहीं आएगी। मोदी सरकार ये सारा वैक्सीन का सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से आ जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगले 15-20 दिन के बाद वैक्सीन की डोजेस जो है वो डबल संख्या में बनने लग जाएंगी, और कुछ और वीक के बाद मतलब 1-1.5 महीने के बाद जो हिंदुस्तान की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपने आप में इन लोगों की राजनीति को ऊपर जो इसको कह सकते हैं कुठाराघात हो जाएगा। वो चाहते हैं कि वैक्सीन की क्राइसिस दिखा करके मोदी सरकार के खिलाफ देश में एक वातावरण क्रिएट करें, और अगर इस तरह के प्रपोजल्स अगर आते हैं, अगर 3 महीने 4 महीने का गैप मिल जाता है सेकेंड डोज देने में, तो हिंदुस्तान में लोगों की जान बच जाएगी, वैक्सीन की क्राइसिस नहीं होगी, और जब ये कोरोना से युद्ध हम जीत जाएंगे तो हर जगह मोदी की जय जयकार होगी, और इसलिए इनको मिर्ची लग रही है। जी डॉक्टर साहब, तीसरी खबर केजरीवाल के बेस्ट फ्रेंड नवनीत कालरा से जुड़ी है। कोरोना संकट में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहे नवनीत कालरा को अब जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। साकेत कोर्ट ने नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कालरा के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी है और वो अपने परिवार के साथ फरार है। डॉक्टर साहब, केजरीवाल कब तक कालरा की खैर मनाएंगे? देखिए, केजरीवाल बहुत सारी मुसीबत में वो घिर गए हैं। आज से 4 दिन पहले तक वो ऑक्सीजन का रोना रो रहे थे, और एक के बाद एक नई नई कार्रवाइयाँ होनी जब शुरू हुई तो केजरीवाल अब ऑक्सीजन का नाम भी अपने मुंह पे नहीं लाते। अगले 1 सप्ताह तक ऑक्सीजन पे केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलेंगे। वो क्यों? क्योंकि इनके ही दोस्त, इनके ही नज़दीकी, इनके ही एमएलए, इनके ही मंत्री ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इमरान हुसैन के ऊपर अलग केस चल रहा है। ये कालरा, ये उन 50 लोगों में से था वीवीआईपी जिसे अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ के दौरान बुलाया था, और ये दिल्ली गोल्फ क्लब का बाकायदा एक ये भी रहा है, वाड्रा का नज़दीकी भी है। तो इतने पहुँच वाले लोग, इसको तो कैसे पकड़ा जाएगा, ये तो बड़ा दिक्कत है। लेकिन लास्ट लोकेशन बताया जा रहा है कि इनका हरिद्वार था, ये उत्तराखंड में ही कहीं ये छिपे बैठे हुए हैं। अपने फ़ोन्स को जो इन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है और अपने वकीलों को यहाँ पे लगा दिया है। पैसे की कोई कमी है नहीं। तो अब जब ये पूरे रैकेट में ऑक्सीजन की कालाबाजारी में केजरीवाल पूरी तरीके से घिर गए हैं, तो आज मनीष सिसोदिया का एक ट्वीट आया। वो ट्वीट इसलिए आया तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि भाई ऑडिट होगा, कहाँ कहाँ दिल्ली में ऑक्सीजन गया उसका हिसाब होगा।
हॉस्पिटल में गया या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसकी कालाबाजारी की, पैसे कमाए गए इससे, इसकी जानकारी होनी चाहिए और दिल्ली की जनता नहीं पूरे देश की जनता को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। मीडिया स्टोरी करेगी नहीं, लेकिन ये ऑडिट का नाम सुनते ही अचानक से केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है और आज दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया ने ये बताया कि जो पहले 3 दिन पहले तक ये 970 मैट्रिक टन की रिक्वायरमेंट बता रहे थे कि हमारी ज़रूरत है, दिल्ली वालों को अगर बचाना है, उनको छुटकारा दिलाना है, निजात दिलाना है इनसे कोरोना से, तो हमें 970 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए, अदरवाइज लोग मरेंगे, उसके लिए मोदी जिम्मेदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई अभी 700 ले लो। बस सुप्रीम कोर्ट में ऑडिटिंग की बात आई और उसके बाद आज वो अचानक से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि 582 मैट्रिक टन हमारी जरूरत है जी। मतलब ऐसा 4 दिन में क्या हो गया कि 970 से तुम्हारी डिमांड जो है वो 582 रह गई। हॉस्पिटल में लोग तो अभी भी हैं, हॉस्पिटल बेड्स तो खाली नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिमांड हो रही है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल सरकार हैं, 582 अगर हमको मिलेगा तो हम आसपास में जो हमारे पास जो बचत हो जाएगी उसे हम आसपास के राज्यों में भी भेजेंगे। मैंने एक तो 2 दिन 3 दिन पहले तक ऑक्सीजन की भीख मांग रहे थे, ऑडिट का नाम आया, तुम्हारे दोस्त पकड़े जा रहे हैं, तुम्हारे अपने लोग जब पकड़े जा रहे हैं तो अचानक से दानवीर कर्ण बनने की नौटंकी इसने शुरू कर दी है। जी डॉक्टर साहब, अब बात वसूली गैंग की। अनिल देशमुख की 100 करोड़ की वसूली का राज खोलना परमवीर सिंह को महंगा पड़ रहा है। देशमुख की कुर्सी तो चली गई, लेकिन उद्धव सरकार परमवीर के पीछे पड़ गई है। सट्टेबाजों से वसूली के आरोपों में परमवीर सिंह के खिलाफ सीआईडी जांच कर रही है और इस मामले में सीआईडी ने 2 सट्टेबाजों से पूछताछ भी की है। बता दें कि परमवीर सिंह के खिलाफ थाने पुलिस भी जांच कर रही है। डॉक्टर साहब, उद्धव सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि जो आवाज उठाएगा कुचला जाएगा। ये तो पुराने से पूरी तरीके से इनका पॉलिसी रहा है और मजेदार बात यह है कि परमवीर सिंह इस पॉलिसी को लागू करवाने वाले सबसे बड़े लीडर थे। जब वो कमिश्नर थे तो उद्धव ठाकरे सरकार के आदेश पे इन्होंने कम लोगों को तंग किया है, लेकिन इस केस के अंदर ये क्या है ये समझ लीजिए। ये एक पुराना मामला है जिसमें ये 2 क्रिकेट बुकीज़ हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया कि हमसे इन्होंने 5 करोड़ रुपए वसूले थे, एक से 3.5 करोड़ के आसपास और एक से 1.5 करोड़ के आसपास। लेकिन दिक्कत ये है कि इस पूरे केस में ये जो 2 शख्स हैं जिन्होंने जो बुकीज़ हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी ईडी का खेल चल रहा है, इनके ऊपर आईबी की रिपोर्ट है, इनके ऊपर ऑलरेडी ये चल रहा है कि ये रवि पुजारी गैंगस्टर के साथ काम धाम किया करते थे। तो बहुत सारे जो दाग जो हैं इन दोनों के ऊपर, जो खुद आरोपी है उसकी बातों के ऊपर किस हिसाब से उद्धव ठाकरे की सरकार परमवीर सिंह को घेरना चाहती है ये तो समझ के परे है, लेकिन मरता क्या ना करता। परमवीर सिंह ने तो इनकी पूरी कच्चा चिट्ठा जो है दुनिया के सामने रख दिया है। तो जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को ये सबक सिखाने के लिए इन्होंने नियम कायदे को जो है साइड में रख दिया, कंगना रनौत के घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया, ये बार जो फेक टीआरपी स्कैम बना करके किस तरीके से बवाल मचवाया, ये सारा कुछ जो किया उसी तरीके का ट्रीटमेंट अब परमवीर सिंह के साथ हो रहा है। परमवीर सिंह के पुराने गुनाहों को जो है खंगाला जा रहा है और उनको किसी न तरीके से केस में फंसा करके उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 3 दिन तक सऊदी अरब की यात्रा पर रहे। जब वहां से लौटे तो सऊदी अरब ने उन्हें चावल के 19,032 बोरे दिए, जिस पर इमरान खान की अपने मुल्क में जमकर थू-थू होने लगी। सऊदी से मिले इस चावल को लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई और लोग इमरान खान की नीतियों पर सवाल खड़े करने लगे। कुछ लोग इसे मदद नहीं खैरात कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान जितने पैसों के चावल सऊदी अरब से लेकर आए हैं उससे ज़्यादा तो उन्होंने आने जाने का किराया लगा दिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की हालत तो भीख मांगने जैसी हो गई है। अब इमरान खान क्या करें? देखिए, ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये खबर बताई थी कि किस तरीके से सिर्फ 3 सप्ताह, ये 1 सप्ताह पहले की बात है, 3 सप्ताह का गेहूँ
बस बचा हुआ था। मतलब अब 2 सप्ताह, अगले मई के एंड में, मतलब जून मिड में जाकर के वहाँ पे जो नई गेहूं की फसल जो है वो कटेगी। वहाँ थोड़ा लेट होता है, तो वो जो फसल कटने में लेट होगी तो यहाँ पे अनाज को लेकर के किल्लत है। और इसी पे ये सऊदी अरब जो गए, वहाँ के प्रिंस जो हैं, उनको अपना उनका एक चैरिटी चलता है भूखे लोगों को खाना खिलाने का, जिसको आप इस्लामिक शब्दावली में कह सकते हैं कि जकात है ये, खैरात, जकात है ये। तो वहाँ से जब ये गए तो उनके साथ जो है वो डाला गया, और बाकायदा ये इमरान खान भी अजीबोगरीब शख्स है। उन्होंने यार घोषणा कर दी कि भाई चावल जो है हम हर जगह भिजवा रहे हैं, तो कौन कौन जिलों में जाएगा, कौन कौन राज्यों में जाएगा। तो इसके ऊपर विपक्ष ने वहाँ पे चुटकी लेना शुरू किया। वो क्यों लेना शुरू किया? क्योंकि यही इमरान खान है जो लगातार अपने जब चुनावी भाषण होते थे, जब चुनाव से पहले ये भाषण दिया करता था, तो वो ये कहता था कि सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही है। मैं कभी ऐसा वजीर नहीं बनूंगा कि जिसमें हमें दुनिया के सामने जाकर के भीख मांगना पड़े। पाकिस्तान की इज्जत इन हुक्मरानों ने मिट्टी में मिला दिया। ये जब आते हैं सरकार बनाते हैं, चाहे वो भुट्टो के परिवार के हों, चाहे वो शरीफ के परिवार के हों, ये सब भीख मांग मांग कर पाकिस्तान की पूरी इज्जत खत्म कर दी है। और अब स्थिति ये है कि आप जाते हो, पैसा मिलता नहीं, तो कैसे होता है कि भाई कोई बच्चा, कोई गरीब किसी दुकान वाले के पास जाता है, बोलते भाई एक बोरी चावल मुझे दे दो, तो बोलते भाई बेटे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये लो बिस्किट का एक टुकड़ा, ये खाओ, जाओ यहाँ से। यही काम सऊदी अरब ने पाकिस्तान और इमरान खान के साथ किया है। और ये बात सही है कि जिस तरह की टीम वो सऊदी अरब लेकर के गए थे भारी भरकम, उसका पूरा ब्यौरा वहाँ की सोशल मीडिया में चल रहा है कि जितना खर्च इमरान खान ने अपने आने जाने हवाई और होटल में किया, उसमें ये 19,000 बोरियां जो हैं चावल वो खरीदी जा सकती थी। ये 19,000 बोरियां क्या मतलब है? इतना तो हमारे जो एक स्पॉन्सरर, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बाहर, तो उसके जो दलाल है मंडी में बैठे हुए, वो एक दिन में 19,000 बोरियां जो है इधर से उधर कर देते हैं। तो मजाक उड़ना जो है वो लाजमी भी है। जी डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।